जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहां ऐसे प्रश्न आपको लेकर आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है और लास्ट में बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपचयन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः क्या कहा जाता है। बता दीजिए। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्केन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच एकल बंध होता है एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र था CnH2n H2n+2। इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का। मीथेन CH4 एल्केन श्रेणी का सबसे सरल सदस्य है। द्विबंध वालों को एक एल्कीन और त्रिबंध वालों को एल्काइन कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना है। द्विबंध वालों को एल्कीन और त्रिबंध वालों को एल्काइन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव के शुक्राणु में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपसे पूछा कि मानव के शुक्राणु में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23 जोड़े या 46। शुक्राणु एक युग्मक है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। जोड़ों में पूछने पर 23 जोड़े शरीर की सामान्यता कोशिकाओं में होते हैं। 23 जोड़े होते हैं। स्तनधारियों के अध्ययन को मैमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्तनधारियों के अध्ययन को। तो स्तनधारियों को जो अध्ययन करते हैं वो मैमोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को इथियोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी और सिरसर्पों का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। यह भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उभयलिंगी पुष्प वह होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही फूल पर होते हैं। पपीता, तरबूजा और खीरा एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। पपीता, तरबूज और खीरा जो ऑप्शन में दिया है या जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। गुड़हल भी एक उभयलिंगी पुष्प है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परागकण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परागकण लैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें बीजों का निर्माण होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन द्विविभाजन द्वारा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइपेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है या मुख्यतः अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है।
एमाइलेज विकल्प में जो है एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है लार्वा अग्नाशय में। ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। और राइबोन्यूक्लियस जो दिया है ऑप्शन में, या आरएनए का अपघटन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आपसे पूछे कि हार्मोनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि स्टडी ऑफ हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोकाइनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है। इन ग्रंथियों और हार्मोनों के कार्य, प्रभाव और नियंत्रण का अध्ययन एंड्रोकाइनोलॉजी कहलाता है। जो वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं उसे एंड्रोकाइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन जो कहला जाता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन करते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन जो करते हैं वो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन जो करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। रक्त का अध्ययन जो करते हैं हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आपसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल यानी कि D2O, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है D2O नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य तेज न्यूट्रॉन को धीमा करना होता है ताकि वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में सहायक बन सके। मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करके अधिक प्रभावी विखंडन में सहायता करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जेम्स वाट ने जेम्स स्टीम इंजन का पता लगाया, एकदम सही है। जेएल बेड ने टेलीविजन की खोज किया, जीएल बेड ने टेलीविजन की खोज की, अभी एकदम सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, यह भी सही है। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार किया, यह गलत विकल्प है। तो इस प्रश्न में गलत विकल्प छाटना, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी डायनामाइट जो दिया है गलत विकल्प है। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और उन्हें रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। डायनामाइट की बात करें तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। बाकी जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की सुधार किया, जेएल बेड ने यांत्रिक टेलीविजन के आविष्कार और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और घाव भरने में मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह अधिक मात्रा में नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद आदि में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आप पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों के विकास में मदद करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों के विकास में करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिबरेलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिबरेलिन एक विकास हार्मोन है जो पौधों में तनों की लंबाई बढ़ाने और कोशिकाओं के विस्तार में सहायता करता है। या बीज अंकुरण और फल के विकास में भी सहायक होता है। जिबरेलिन की खोज जापान में गिब्बेरा फ्यूजिकुरोई नमक कवक से हुई थी, जिसमें चावल के पौधों में असमान वृद्धि कर दी थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो एथिलीन जो है फल पकने और पत्तियों के झड़ने में मदद करता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो कोशिका विभाजन और पत्तियों की हरियाली बनाए रखने में सहायक है। एसिटिक एसिड जो है यह विकास को रोकता है और बीज में निष्क्रियता में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स
बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, एक जेली जैसा अर्धद्रव पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है या कोशिका का मुख्य भाग होता है जहां अधिकांश रासायनिक क्रियाएं होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो होते हैं कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। साइटोसोल तरल भाग जिससे सभी कोशिकांग तैरते रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है या छोटी आंत में सक्रिय होता है। पेप्सिन में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। पेप्सिन भी प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है जो पेट में काम करता है। तो जो एमाइलेज दिया हुआ विकल्प में या स्टार्च को तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। लाइपेज की बात में वसा को तोड़ता है और माल्टेज जो है या माल्टेज जो है डाइसैकेराइड को ग्लूकोज में बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में साहित्यिक रचनाओं का संग्रह या एक जीव विज्ञान का शब्द नहीं है एंथ्रोलॉजी। और एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। तो आर्थ्रोपोडोलॉजी की बात करें तो आर्थ्रोपोडस जैसे कीट, मकड़ी, झींगा आदि सभी का समान अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जड़त्व का नियम। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी क्या प्रश्न है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इंट्रिटिया कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वह है कोई भी वस्तु तब तक विराम या सरल रेखा में गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इस नियम को ने यह सिद्ध होता है कि वस्तुएं स्वाभाविक रूप से अपनी गति की अवस्था बनाए रखती हैं। जड़त्व वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिससे वह अपनी गति या विश्राम की स्थिति को बनाए रखती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पीएच स्केल की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सोरेन पीटर लॉरिसन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी। उन्होंने यह खोज 1909 में की थी। पीएच स्केल क्या है, तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। कितना, तो 0 से 14 के बीच में इसका मान होता है। अगर पीएच मान का वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो तटस्थ होगा, न्यूट्रल होगा, और 7 से अधिक है तो उस वह घोल क्षारीय होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट किस पौधे का वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है। आपसे पूछा कि ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट किस पौधे का वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट। ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट सरसों का वैज्ञानिक नाम है। सरसों एक महत्वपूर्ण तिलहन है जिससे सरसों का तेल प्राप्त होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मक्का, इसका वैज्ञानिक नाम जियामेज है। गेहूं, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिस्कम एस्टिवम है। मटर का बात करें तो मटर, इसका वैज्ञानिक नाम पाइजम सटाइवम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। आपसे पूछा कि पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की जड़ों के मूल रूम मिट्टी से पानी का अवशोषण करते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर
अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से प्रभावित होती है। इस प्रकार पौधे मिट्टी से जल लेकर उसे ऊपर की ओर तनों पत्तियों आदि तक पहुंचाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? आपसे पूछा कि फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होता है जो पादप कोशिकाओं में रंग द्रव्य के लिए होता है या फूलों, फलों और बीजों में पीला, नारंगी, लाल आदि रंगों को उत्पन्न करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो दिया हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है जैसे स्टार्च तेल का। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इस शब्द से आप लोग परिचित होंगे। प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधों को हरा रंग देता है। और दोनों प्लास्ट की बात करें तो ऐसा कोई प्लास्टिड नहीं है या गलत विकल्प है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव रक्त में मौजूद वो कौन सी छोटी चक्रियाएं हैं जो रक्त का थक्का बनाने वाले पदार्थ उत्पन्न करती हैं। आपसे पूछा है कि मानव रक्त में मौजूद वह कौन सी छोटी चक्रिकाएं या स्मॉल प्लेलेट्स हैं जो रक्त का थक्का बनाने वाले पदार्थ उत्पन्न करती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिम्बाणु या प्लेटलेट्स उसे बोलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिम्बाणु या प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। चोट लगने पर फ्राइबिन बनने में मदद करते हैं जिससे खून बहना रुक जाता है। ये बहुत छोटे और बिना नाभिक वाले कण होते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं ये शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। RBC की बात करें तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अल्विका की बात करें तो ये फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान से संबंधित हैं। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।